हेलो, वेरी गुड इवनिंग। बहुत 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 स्वागत है सभी का हमारे इस फाउंडेशन बैच के नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक ऐसा शानदार टॉपिक जो प्री में तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है, और मैं बड़े यकीन के साथ ये कहता हूँ कि ये ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चे बड़े आसान समझ लेते हैं और उसके चक्कर में ऐसी गलतियाँ करते हैं जो उनको कई बार सिलेक्शन से दूर कर देता है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना केवल प्री बल्कि मेंस में। एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है, पूछा ही जाता है, वो चाहे प्री की बात कर ले, और मेंस में कई बार मोर देन 1 भी हो जाता है। तो आखिर कौन सा चैप्टर है? यस, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, अल्फाबेटिकल सीरीज। और सुनो, पिछले कई सालों से, लंबे टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको शेयर किया है कि 5-6 साल का एक्सपीरियंस महिंद्राज एजुकेशनल में पढ़ाने का है। उसके बाद मैंने अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया दिल्ली में रहते हुए ही। बच्चों का ये रहता है कि चीज़ें सर बहुत जल्दी दे दिया जाए, सर पूरा सिलेबस 1-2 महीने में ही कवर करा दो। मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो 2 अलग अलग बैच चला रहा हूँ वो एक सेपरेट बैच चलाऊँ, 1 घंटे पढ़ाना शुरू करूँ, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप थोड़ा पैटर्न वाइज पढ़ें। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक बड़ा शानदार पैटर्न डिस्कस किया था। बहुत सारे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे एक पर्टिकुलर रिव्यू के बेसिस पे अपना एक्सपीरियंस लगाते हुए आप उसको फॉलो करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप न केवल रीजनिंग बल्कि मैथ्स भी पढ़ रहे हो, साथ में इंग्लिश भी पढ़ रहे हो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अपना कॉन्फिडेंस बना रहे। कॉन्फिडेंस बना नहीं रहे, हाई होता रहे, और मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या है वो? अल्फाबेटिकल। क्या है ये? अल्फाबेटिकल सीरीज, यही है। यस। अब देखो, वर्ड्स से आपको पता चल चुका है अल्फाबेट का मतलब सिंपल से है, ए से लेकर जेड तक। उसके बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ अल्फाबेटिकल सीरीज है? तो आंसर है नहीं। आप देखो, कई सारे जगह टॉपिक पे लिखा रहता है अल्फा न्यूमेरिक, है ना? वो भी एक नाम ही है इस चैप्टर का, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या क्या होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्या क्या पूछा जाता है, कौन से एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, फर्स्ट अपन वही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आगे चैप्टर में ये बरकरार रहेगा कि हाँ, हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, और क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना, राइट। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आपका एक पार्ट जो ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, विच इज पेयर फाइंडिंग। डिटेल्स में बताऊंगा पेयर फाइंडिंग क्या होता है, और आई होप आपको पता होगा अगर आपने पहले या लास्ट ईयर प्रिपरेशन कर लिया है। लेकिन इस साल अगर कोई नया बच्चा होगा तो उसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि पेयर फाइंडिंग क्या होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है वर्ड्स मेकिंग, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सारे लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन ख़राब कर देता है, क्योंकि न केवल प्री, कई बार ये मेंस में भी पूछ लेता है और समस्या कर देता है ऐसा। तीसरा जो पैटर्न है इसमें, जिसको मैं ये नाम दे रहा हूँ, क्या नाम? प्रीसीड एंड फॉलोड से हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक लंबा सीरीज दिया जाता है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होगा, नंबर्स भी होगा, सिंबल भी होगा, और पूछ लिया जाता है 2-3 तरीके से क्वेश्चन। पहला, विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ 17th लेटर फ्रॉम राइट साइड, एक पैटर्न होता है। दूसरा आपसे पूछ लेता है हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स या हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर विच इज फॉलोड बाई अ कॉन्सोनेंट एंड प्रेसिडेड बाई अ नंबर, कुछ ऐसा पैटर्न का, 2 डिफरेंट पैटर्न। हाँ, कई बार मिसलेनियस भी इसमें पूछा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि इफ़ फर्स्ट हाफ इज़ रिवर्स्ड, सेकंड हाफ इज़ रिवर्स्ड, ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है। फिर आपसे और क्या पूछा जाता है इसमें? और भी डिफरेंट पैटर्न्स है। जैसे बोला जाता है कि डिलीट ऑल द वोवेल्स, डिलीट ऑल द कॉन्सोनेंट, मतलब बड़े सारे डिफरेंट पैटर्न आपको इसमें मिलेंगे। ये फोर्थ में ग्रुप ऑफ लेटर्स। मैं इसको नेम क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इसमें ये 4-5-6 लेटर्स का, 4-5-6 वर्ड्स का ग्रुप दे दिया जाता है। जैसे 5 होगा और बोला जाएगा क्या कि सारे ही वर्ड के पहले लेटर्स को में कुछ ऐड कर दो, लास्ट लेटर में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड देन पता करो कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। जितने कॉन्सोनेंट है उसको प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर दो, जितने वोवेल है उसको नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर दो, एंड देन फाइंड करो क्या बन रहा है। ये आपका एक पैटर्न है, जो पैटर्न नंबर 4 है। और पैटर्न नंबर 5 में इन सारे ही टॉपिक से मिलाते हुए एक आपका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मिसलेनियस के अंदर, जिसमें जितने भी डिटेल्स होंगे वो सारा मेंशन करूँगा।
ठीक है। अब बात रही कि क्या ये टॉपिक पूरा मैं आज ही पढ़ाने वाला हूँ, तो नहीं, आज मेरी कोशिश होगी कि ये और ये इन दोनों को डिटेल में आपको समझाऊं बड़े अच्छे तरीके से। नेक्स्ट एक क्लास जो हमारी सेकंड क्लास होगी वो प्रेसीड एंड फॉलोड पे, थर्ड क्लास होगी वो ग्रुप ऑफ लेटर्स पे, और फोर्थ क्लास में ये मिसलेनियस का कॉन्सेप्ट जो भी आने वाला है वो सारा मैं डिटेल्स में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, राइट। अच्छा, कई सारे टाइम आपके जो क्वेश्चंस जो कन्फ्यूजन हो जाते हैं, आप देखो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेज रहे हो, आप चाहो तो यूट्यूब पर डायरेक्टली वहीं कमेंट कर दो, मुझे वहीं डायरेक्टली कमेंट करोगे दिख जाए, क्योंकि कई सारे टाइम ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम पे मैं हार्डली जाता हूँ, वीक तक नहीं जा पाता हूँ, इसलिए तो कोशिश करिएगा कि यहाँ पर डायरेक्टली आप मेंशन कर दीजिए, उसमें अपन चेकआउट कर लेंगे और आपका क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में रख के पहले उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। डन। अब इसमें हमें पढ़ना है पेयर फाइंडिंग। सबसे पहले समझिए कि ये जो वर्ड है पेयर फाइंडिंग, क्या वर्ड है ये? पेयर फाइंडिंग। इस पेयर फाइंडिंग का बेसिक मतलब क्या होता है? क्या शादी के लिए पेयर फाइंड करना होता है? आंसर है नहीं। हाँ, मेरे को एक चीज़ जो दिमाग में आएगा मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करना। कई सारे ऐसे बच्चे ऑफलाइन क्लास में आते हैं बड़े शानदार तरीके से एकदम एनर्जी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पढ़ने में थोड़े अच्छे हो तब भी उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाता है। एक ग्रुप ऐसा जिसमें कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियाँ हो जाती है। पढ़ने में थोड़े डाउन हो तो उनका डिफरेंट तरीके का ग्रुप बन जाता है, उसमें भी कुछ मतलब महिला मित्र और पुरुष मित्र जो है वो सारे मिलकर शामिल हो जाते हैं उसमें, और धीरे 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 वो जिस चीज़ के लिए आए होते हैं उसको भूल जाते हैं। आप क्लास में पढ़ा रहे हो वो आपस में लगे हुए हैं, क्लास पढ़ाने के बाद 2 घंटे अगर उनका डाउट सेशन अवेलेबल है वहाँ पर इंस्टीट्यूट में, वो बातों में लगे हुए, वो वहीं पे खाना ला के खा रहे हैं, वो स्कूल बना देते हैं उसको। टिफिन लेके आओ, खाओ पियो एंजॉय करो, पार्किंग वो उस पर चल रहा है, पिकनिक पे चल रहा है, कंप्लीट करके घर चले जाओ, और फाइनली जब रिजल्ट नहीं आता है तो उनको आता है रोना कि अरे सर मैंने तो पूरे 6 महीने लगातार मैं आता रहा, मैंने पूरी कोशिश। अरे ठीक है, तुम आते रहे 6 महीने लगातार, आए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट 6 महीने, लेकिन उस 6 महीने में लगातार पढ़ाई तो नहीं करी ना, वो इंपॉर्टेंट है। बहरहाल उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं। आते हैं पेयर फाइंडिंग। पेयर फाइंडिंग में एक्चुअल में क्या है वो समझिए। एक वर्ड गिवन होगा कोई भी, और उस वर्ड में आपसे पूछा जाएगा कितने ऐसे लेटर्स हैं जो उतनी ही दूरी पे रखे गए हैं जितनी दूरी पे वो ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में रखा जाता है। बहुत सिंपल सा एक मैं आपको सिंपल सा वर्ड ले लेता हूँ और उस वर्ड पे अपन फाइंड कर लेते हैं कि क्या अपने को करना है, कैसे अपन चेकआउट करेंगे। सपोज कर लीजिए एक वर्ड है GUIDE, गाइड, LINES। अच्छा, ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको मेरे पढ़ाए हुए जितने भी क्लासेस होंगे ना लॉजिकल रीजनिंग का, उसमें ये दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिंपल सी चीज़ है कि बहुत सारे पेयर्स हैं, तो समझाना थोड़ा सा आसान होता है। वैसे मैं नॉर्मली अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अगर पेयर फाइंडिंग पढ़ा रहा होता तो मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, दैट इज़ मदर, कि मदर से चेकआउट कर लेंगे क्या कंडीशन होता है उस बेसिस। बहरहाल अपन यहाँ चेक करते हैं। अब क्या है वो समझिए। इस कॉन्फ़िगरेशन में जब आप पेयर फाइंड करना शुरू करोगे तो 2 तरीके से, एक तो फॉरवर्ड भी चेक करना है और दूसरा बैकवर्ड भी चेक करना है। समझ आ रही बात? फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। और ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि व्हाइल फाइंडिंग पेयर यू हैव टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स बैकवर्ड एंड टुवर्ड्स फॉरवर्ड। क्या है वो देखिए। अच्छा, ओरिजिनल अल्फाबेट में ये रहा जी। जी के नेक्स्ट लेटर कौन सा होता है? एच। जी के बाद एच नहीं है। एच के बाद क्या आता है? आई। इसका मतलब ये एक पेयर बन गया। समझ आया मैंने क्या बोला है? मैं अगर ओरिजिनल अल्फाबेट में पढ़ता तो मैं ऐसा बोल देता GHI। जी और आई के बीच में कितने लेटर? 1 लेटर। यहाँ पर भी जी और आई के बीच में कितने लेटर? 1 लेटर। मतलब सिंपल ऐसा काम करो, एकदम सिंपली समझिए इसको कि आप ओरिजिनल अल्फाबेट यहाँ से पढ़ लीजिए, जो जहाँ पर आप बोल रहे हो अगर वो लेटर वहाँ पे आ गया तो पेयर हो गया। जैसे GHIJKL एक और पेयर बन गया, MN एक और पेयर बन गया, OP नहीं बना। मतलब G से एक I का भी बना, G से L का भी बना और G से N का भी। अच्छा, अब E से U से कर लो। U के बाद VWXYZ जाना ही नहीं है। अब मैं एक आपसे कहा फॉरवर्ड, क्या दूसरा बैकवर्ड भी? बस यहीं U से बैकवर्ड। लेकिन आप पढ़ो चाहे फॉरवर्ड,
या बैकवर्ड, आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही जाना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाना है। आप बैकवर्ड अगर जा रहे हैं तो ये मत समझ लेना कि अच्छा के पर है तो के से पहले अपन बैकवर्ड चलने कैसा, जे के बाद आई के बाद एच के बाद ऐसा, ऐसा नहीं जाना आपको। अगर आप के पे है तो LMNOP दोनों तरफ, चाहे राइट चले या लेफ्ट चले। चलो तो जी से ये आ गया। उसके बाद यू से हमने कर लिया, आई से जे के एल, आई से एल हो जाएगा, आई से एन हो जाएगा और एल से एन। ये मैंने डायरेक्टली क्यों कर दिया? अगर एक लेटर से ज्यादा ही लेटर्स के पेयर बने हुए हो तो आगे वो सारे भी पेयर फॉर्म करेंगे क्योंकि सीक्वेंस वही है, उसी सीक्वेंस में फाइंड कर रहे हैं। अब अपन देखें डी से ई एक पेयर यही बन गया, डी के बाद ई, फिर एफ, जी, एच, आई, जे। नहीं, मैं बहुत बेसिक से, जो एकदम नहीं समझने वाले होंगे वो भी समझ लेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो। डन। अच्छा, अब इस डी से ई, एफ, जी, देखिए बैकवर्ड जाने में डी से जी भी बन रहा है, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी पर्टिकुलर लेटर से आपको फॉरवर्ड पढ़ना है अल्फ़ाबेट असेंडिंग ऑर्डर में, और किसी पर्टिकुलर लेटर से आपको बैकवर्ड पढ़ना है अल्फ़ाबेट असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का नाम ही नहीं लेना है यहाँ पे। क्या इस चीज़ को फाइंड करने के लिए कुछ और कर सकते हैं? हाँ, एक पैटर्न है, लेकिन नॉर्मली हमें लगता है कि शायद वो कम टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन नहीं, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। कैसा? जैसे आप जी की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 7, U 21, I 9, D 4, E 5, L 12, I 9, N 14, E 5 और S 19, और तब लेटर से चेकआउट कर लो। जैसे 7 और 2 9, 4 के जस्ट बाद आता है 5, 9 3 12, तो फिर 7 से 12, ऐसा करके पैटर्न। बट इसमें एक तो दिक्कत ये होती है कई बार बच्चों को लेटर्स का पोजीशन याद नहीं होता है, और दूसरी बार कई बार पोजीशन फाइंड भी कर लिया तो ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ इसको फाइंड करने में वो गलती कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, डायरेक्टली अल्फ़ाबेट पढ़ लीजिएगा, आसान हो जाएगा। एक दूसरा पेयर अपन फाइंड करके देखते हैं। दूसरा पेयर कौन सा? जैसे ये सपोज कर लीजिए MOTHERS, जो पहला वर्ड लेता था आज दूसरा ले लिया है। फाइंड करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, M के बाद NOPQR, एक M से R बन गया, और R से बना तो M से S भी बन जाएगा, और R से S भी बन जाएगा, 3 पेयर। O से PQRST नहीं बना, O से P नहीं बना, फिर T से UVWX नहीं बना, T से, बट जो चलो चूंकि असेंडिंग ऑर्डर पढ़ना है तो अगर किसी पर्टिकुलर लेटर से बड़ा लेटर उसके राइट या लेफ्ट में नहीं है तो काउंट ही मत करिए, पढ़िए ही मत। H के बाद IJK, H के बाद IJK नहीं बन रहा है, E से FGH, और E से FGHI नहीं बना। इसका मतलब इस पर्टिकुलर में 3 पेयर्स ही है। और मुझे लगता है कि आप पेयर फाइंडिंग समझ गए होंगे कि आपको कोई भी वर्ड दिया जाता है, अगर कहीं मेंशन कर दिया कि सिर्फ फॉरवर्ड पढ़ना है, इट्स ओके। कहीं मेंशन कर दिया सिर्फ बैकवर्ड पढ़ना है, इट्स ओके। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया गया है तो आप फॉरवर्ड भी पढ़िएगा और आप बैकवर्ड भी पढ़िएगा। दोनों ही कंडीशन में आपको पढ़ना है कैसा? असेंडिंग ऑर्डर में, और जिस पोजीशन पे जो लेटर होना चाहिए अगर वो उस पोजीशन पर है तो आपके पेयर का फॉर्मेशन होगा। डन? क्लियर? यस, आगे बढ़े। डन। अब मैंने इसी क्लास में आपको बोला कि मैं एक दूसरा चीज भी करूंगा, वो क्या है? वर्ड्स मेकिंग। इसको समझिएगा। वर्ड्स मेकिंग पढ़ाने से पहले लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली वन थिंग, ये रीजनिंग का ही पूरा या कॉम्पिटिटिव पूरा अगर सब्जेक्ट में ही देख ले तो एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर ये कह ले कि मैं 100% कर दूंगा, थोड़ा मुश्किल होगा, अनटिल अनलेस वो एक्सटेंडेड नॉलेज उसको इंग्लिश वर्ड का वोकैबुलरी करना हो। क्यों? कई सारे टाइम अपने को जो वर्ड लग रहा होता है मीनिंगफुल वो होता है, जो नहीं लग रहा होता वो भी मीनिंगफुल होता है। एकदम सिंपल सी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो तो इसको अटैम्प्ट करिएगा। अदरवाइज प्री या मेंस में, प्री में 35 या मेंस में 40 पूछ रहा है, 100 में 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ना तो 100% अटैम्प्ट करेंगे, कुछ भी ऐसा करने की कंडीशन में कि 100% अटैम्प्ट करे और एक गलत हो जाए, माइनस मार्किंग लगा ले, उससे बेहतर है थोड़ा सा सेफ और सिक्योर लेके चलिएगा। ठीक है? अब देखिए इसमें करना क्या वर्ड्स मेकिंग। 2 पैटर्न का क्वेश्चन होता है। पहला हो सकता है आपसे ऐसा बोल दिया जाए PER, दूसरा वर्ड ले लेते हैं, एक वर्ड
फर्स्ट आपसे पैटर्न हो सकता है कैसा ले लिया जाए, ऐसा SAPARATION, ठीक है। इसमें आपसे क्या बोला जाएगा, इसमें बोला जाएगा कोई भी रैंडम मैं अभी ले लेता हूं, इसमें आपसे बोल सकता है कि फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड नाइन्थ लेटर का यूज कर लीजिए, ठीक है। एंड फाइंड हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड। कितना आपसे डायरेक्टली क्या पूछ लेगा, डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड, पैटर्न नंबर 1 में। पैटर्न नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, पैटर्न नंबर 2 में बच्चा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इफ ओनली वन वर्ड इज देयर, केवल एक वर्ड बन रहा हो तो उसी पर्टिकुलर वर्ड का कोई भी इंडिविजुअल लेटर हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कुछ भी बोले वो दे दो। अगर मोर देन वर्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, मोर देन वन बन रहा है तो आप उसका आंसर कर दो एक्स। अगर लेस देन वन बन रहा है, लेस देन वन का मतलब एक भी नहीं बन रहा, सॉरी ओनली वन वर्ड कर दिया, लेस देन वन नहीं होगा, ये होगा अगर एक भी नहीं बन रहा है तो आप वहां पर क्या कर दीजिए एम। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, 2 पैटर्न क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया। एक तो पर्टिकुलर वर्ड होगा जिसमें कुछ लेटर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड, कितने बन रहे हैं, जितने बन रहे हैं आप उतना बता दीजिए। और दूसरा हाउ मेनी नहीं पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा कि अगर एक ही बन रहा है तो ये पर्टिकुलर लेटर आंसर दे दीजिए, अगर एक से ज़्यादा बन रहा है तो ये पर्टिकुलर लेटर आंसर दीजिए, एक भी नहीं बन रहा तो ये पर्टिकुलर लेटर आंसर दे दीजिए। और आपने रैंडमली इस क्वेश्चन को देखा होगा, अगर आपने सेट लगा रखा है, प्रैक्टिस पुरानी कर रखी है। जो नए बच्चे हैं वो आप ये समझो। अच्छा, कई बार ये दूसरे पैटर्न में वो क्या करेंगे, कोई वर्ड नहीं देगा, उसमें से कुछ लेटर्स निकालने नहीं है, वो डायरेक्टली आपसे ऐसे दे देगा, हो सकता है आपसे ऐसा दे देगा KRW और O ऐसा दे देगा, और आपसे बोला जाएगा कि आप ये बताओ कि इन चारों का यूज करके कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जाते हैं। तो एक जगह एक वर्ड में से कुछ लेटर्स आपको निकालने पड़ेंगे और दूसरी जगह ऑलरेडी निकले हुए लेटर्स दे देंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कितने। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन ये भी देखा था कि एक 6 लेटर्स इस तरीके से, जो 4 लेटर है ना, ऐसे 6 लेटर दिए हुए थे और उसमें 2 लेटर 100% श्योर दे दिया कि फर्स्ट लेटर यही रखना है और लास्ट लेटर यही रखना है, और बीच के 4 लेटर का चेंज, एक्सचेंज, इंटरचेंज करना है, एंड देन फाइंड हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड। कैसे मैं कह रहा हूँ ये समझ लीजिए आप। ऐसा सपोज कर लीजिए आपसे कैसा दे दिया जाएगा, ERPUT और E दे दिया, ऐसा कुछ, और आपसे क्या बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि देखो आपको फर्स्ट लेटर 100% आर रखना है और लास्ट लेटर ये, और देन इसमें से 4 ऐसे होंगे, इन चारों पे आपको जैसे चेंज करना है वो बचे हुए लेटर का वो रख लीजिए, एंड देन फाइंड हाउ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी मेड। तो ये आपके मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन के पैटर्न है। अब मैंने इनिशियल ही क्या बोला आपसे, मैंने इनिशियल आपसे ये बोला कि क्या इसको अटेम्प्ट करना, हाँ करना है, उसमें ये वाला पैटर्न ज़्यादा इजी होता है। कई बार 4 वर्ड बन रहे हो आंसर लिखा रहता है मोर देन 3, कई बार 5 वर्ड बन रहे हो आंसर लिखा रहता है मोर देन 4, ऐसा आप आसानी से उसमें कर सकते हो। लेकिन बाकी जो पैटर्न है थोड़ा सा रिस्की होता है बच्चे, कई बार इसको बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने, करेक्ट करने के चक्कर में गलतियाँ हो जाती है। एक बार 100% श्योर हो जाइएगा और तब फॉर्मेशन करिएगा। तो आज की क्लास में ये 2 बेसिक चीज़ें थी, एक कौन सी, पेयर कैसे फाइंड किया जाता है, दूसरा मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन कैसा होता है। अब चलते हैं स्लाइड्स पे और देखते हैं कि पीपीटी में कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सॉल्व करना। डन, लेट्स गो। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कैसा पूछा जाता है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड। कौन सा वर्ड चूज किया गया है, परसीव्ड। मैं यहां लिख देता हूं PERCEIVED, ये परसीव्ड।
which have many letters between them as they have in English alphabetical। इन्होंने लैंग्वेज में अपना जो बनाना बना लिया, लेकिन बेसिकली आपसे क्या कह रहा है कि आप इसमें पेयर फाइंड करिए, जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। और एक चीज़ देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ डायरेक्शन। एक चीज़ तो नहीं लिखा है सेंडिंग या डिसेंडिंग, बट ये ऑलरेडी हिडन है। आपको पता है कि चाहे वो बैकवर्ड जाए या फॉरवर्ड जाए, आपको करना है कैसा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं। पी से क्यू आर एक पेयर, एस टी यू वी एक पेयर, ये भी दोबारा कर देता हूँ, पी क्यू आर एस टी यू वी, पी से आर भी और पी से वी भी, तो आर से वी भी बन जाएगा एक पेयर, ये भी। अच्छा, उसके पी से बाद नहीं, उसके बाद ई से एफ जी एच आई, ई से एक पेयर आई, जे के एल नहीं बन रहा है, क्या बैकवर्ड बनेगा ई से बैकवर्ड नहीं बनेगा, डायरेक्टली पी है। आर से एस टी यू भी मैंने एक पेयर ऑलरेडी फॉर्मेट कर दिया, आर से बैकवर्ड नहीं बन सकता। सी डी ई एफ जी एच नहीं बनेगा, सी से डी और ई एक पेयर और बन गया, एक नया पेयर बना। नेक्स्ट ई से एफ जी एच आई, एफ जी एच आई नहीं बनेगा। आई से जे के एल नहीं बन रहा, जे के एल एम एन नहीं बनेगा। ई से एफ जी एच आई जे के एल नहीं, बट डी से ई आपका एक पेयर यहाँ पर बनेगा। सो ओवरऑल अगर इस बात को देखें, टोटल पेयर का फॉर्मेशन कितना हो गया, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने पेयर्स बन गए, 6 पेयर बन गए। तो इंपॉर्टेंट क्या है समझना, इंपॉर्टेंट ये कि एक तो लैंग्वेज यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज में उन्होंने डायरेक्टली आपसे ये नहीं बोला कि यू हैव टू फाइंड पेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर। आपको क्या बोला, यहाँ पे क्लियरली लिखा है which have as many letters between them as they have in English alphabet। अब ये P और R का जो मैंने पेयर फॉर्म किया, यहाँ पर अगर मैं P और QR लिखूंगा, P और R के बीच में कितने लेटर्स है, एक Q। यहाँ पर P और R के बीच में कितने लेटर्स है, एक E। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके बीच में जो लेटर है वो सेम होना चाहिए, लेटर कितने भी हो डजेंट मैटर, इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल होना चाहिए। तो फिलहाल हमारा चाहे वो इसकी बात करें या इसकी बात करें, सेम लेटर है, और यही होता है आपका पेयर फाइंडिंग। यस हाँ 5 बज गया, तो मेरे को बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करना है, तो हाँ अभी ठीक होगा। अभी मैंने थोड़ा ये आ रहा है, हाँ वो आने दीजिए, वो रिकॉर्ड, वो जब एडिटिंग करूँगा तो कर लूँगा उसमें। अभी चाहिए मेरे को संडे, आज ही पूरे वीक का वीडियो रिकॉर्ड करना है, मैं 5:30 तक लगातार बोलता रहूँगा। ये दूसरी वीडियो है, हैं? किसमें? ये चीज़ अभी हम पढ़ चुके हैं। हाँ हाँ, तो ये बेसिक वाला बेसिक लेक्चर शुरू किया है ना मैंने, बैंकिंग के लिए। 5:15 मिलेंगे अपन, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये वर्ड मेकिंग का पेयर फाइंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए आगे कुछ और है क्या, ये सब उसी का है, ये पीपीटी में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली चेक कर लीजिएगा। हाँ ये रहा वर्ड फॉर्मेशन का जो मैंने लास्ट आपको उस में पढ़ाया था। क्या लिखा है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद ऑल द लेटर्स। यहाँ जब जितने हैं, यूजिंग ईच लेटर, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, इसका मतलब जितने हैं यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 लेटर का यूज करना है एक बार, किसी को दोबारा यूज नहीं कर सकते। मतलब जितने लेटर्स हैं उन सब का यूज करना है, और कितनी बार, एक बार। अब आपको यहाँ पर ये मिला ITGLYU, और इसका यूज करके बनाना है वर्ड्स। मैं आपको बना के देता है GUILTY, क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखते टाइम देखा था आंसर, इसलिए मुझे पता है। लेकिन अगर आपके सामने है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कंफ्यूजन हो रहा हो, कोशिश जरूर करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन कर लोगे तो आप रैंडमली पकड़ लोगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा हो, तुक्केबाजी, रिस्क नहीं लेना। एक मार्क्स लेने के चक्कर में 0.25 गड़बड़ हो जाएगा। जब फाइनल रिजल्ट होता है ना, और उसमें आप देखते हैं कि 0.25 से ही आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, बहुत तकलीफ देती है वो। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा रिस्की सेक्शन है। डन, शुरू करते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का।
ये वाला पार्ट जिसका नेम मैंने उधर लिखवाया था क्या, प्रेसीड एंड क्या लिखवाया था, फॉलोड, प्रेसीड एंड फॉलोड। पहले आप इस वर्ड को समझिए, प्रेसीड और फॉलोड का बेसिक मतलब क्या है। जब कभी आपसे किसी भी चीज़ के पहले की चीज़ के बारे में पूछा जाता हो, इसका मतलब मैं दूसरे लैंग्वेज में अगर इसको क्या बोलूँ, बिफोर, क्या बोलूँ, बिफोर। और जब कभी आगे की बात की जाती हो, इसका मतलब आफ्टर। तो बेसिकली फॉलोड आगे के लिए और प्रेसीड बिफोर के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपसे पूछा जाता है। तो क्या हर क्वेश्चन में प्रेसीड एंड फॉलोड लिखा रहता है, इमीडिएटली प्रेसीड एंड फॉलोड? क्या हर क्वेश्चन में बिफोर और आफ्टर लिखा रहता है? तो एक्चुअल में आंसर है नहीं। ध्यान से समझिएगा, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ सिंबल भी होगा, कुछ लेटर्स भी होंगे और कुछ अल्फ़ाबेट्स भी होंगे। क्या होंगे? अल्फ़ाबेट्स भी होंगे। कई बार डायरेक्टली आपसे काउंटिंग पूछ ली जाती है, which letter is on 16th position from left, which letter is on 13th position from right, after deleting all the consonant which element is on this। ये पैटर्न होता है। कई बार डायरेक्टली आपसे नंबर्स पूछ लिए जाते हैं, उसी के पैटर्न अलग अलग हो जाएंगे। कई बार आपसे बोला जाएगा कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ जैसे सिंबल को डिलीट कर दो, कॉन्सोनेंट को डिलीट कर दो, वॉवेल को डिलीट कर दो एंड देन काउंटिंग कर लो। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल बनाने की कोशिश रहती है। तो एक में अगर इन सारों का यूज़ करें तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक आपसे क्या पूछा जाता है, एक आपसे पूछा जाएगा जिसको हम नाम दे रहे हैं काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स। अब आप बोलोगे कि सर आपने एलिमेंट्स क्यों बोला, यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चे। जब आपसे पूछा जाता हो कि अल्फ़ाबेट, लेटर्स की काउंटिंग, नंबर्स की काउंटिंग, सिंबल की काउंटिंग, लेकिन जब बोला जाता है एलिमेंट्स तो रैंडम काउंटिंग करना उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो होगा वो डिटेल्स में बात करेंगे इसकी आगे। अभी फिलहाल इंट्रो में छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब अपन दूसरे में आएंगे जिसमें इसी पर्टिकुलर वर्ड का प्रेसीड एंड फॉलोड वर्ड का यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बड़े डिटेल्स में बताऊं। ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऐसा है जो आप आसानी से समझेंगे जब अपन क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन में ही अपन समझेंगे। मुझे लगता है कि ये प्रेसीड एंड फॉलोड आप समझ गए होंगे। अगर नहीं तो एक बार ध्यान से देखिए, ये बी और सी है, बी के पहले ए, बी इज प्रेसीडेड बाई ए एंड बी के बाद सी, बी इज फॉलोड बाई सी। आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा जाता है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच इज प्रेसीडेड बाई नंबर एंड फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच इज प्रेसीडेड बाई अल्फाबेट बट नॉट फॉलोड बाई अल्फाबेट। ये डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं इस क्वेश्चन का फाइंड करने का। तो इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ बताने के बजाय मैं चाहता हूँ कि अपन डायरेक्टली चले कहाँ, स्लाइड्स पे, और वहीं से अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दें डायरेक्टली। क्या क्या है गिवन दिस, और ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या मैं उधर बता रहा था वो चीज़ें हमें इधर दिखने वाली हैं। लेट्स चेक इट आउट। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पढ़ लीजिएगा एग्जामिनेशन में। ये आपके जो मैंने बोले अरेंजमेंट, जिसमें आपको दिख रहा होगा बच्चों, इसमें आपका नंबर्स भी है, लेटर्स भी है, नंबर्स भी है और स्पेशल कैरेक्टर यानी कि सिंबल्स भी है, सारी चीज़ें दी गई है। डन। अब आते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, मेक श्योर, किसकी बात की गई है, एलिमेंट्स की। इस बार हमें काउंटिंग करते हुए किसी स्पेसिफिक यानी कि सिर्फ नंबर, सिर्फ लेटर या सिर्फ सिंबल की काउंटिंग नहीं करनी है, रैंडम काउंटिंग शुरू कर लेना है। इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट हमें क्या करना है, 6th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो पहले 15वां लेफ्ट हैंड से काउंट करते हैं। यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस 15 पर हम पहुँच गए।
ठीक है, लेफ्ट हैंड से 15 पर पहुंच गए। अब हमें उसके लेफ्ट में कितना जाना है, 6 लेफ्ट में जाना है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन से लेफ्ट में मतलब इस साइड चलना पड़ेगा आपको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड द करेक्ट आंसर इज परसेंटेज, सो दिस वन इज करेक्ट। क्या इसको दूसरे पैटर्न से फाइंड कर सकते थे इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करने के लिए? हाँ, अगर एक ही में लेफ्ट और लेफ्ट दोनों, जो कि यहाँ पर लेफ्ट और लेफ्ट दिया गया है, अगर एक ही में लेफ्ट और लेफ्ट दोनों दे दिया जाता हो तो आप इसको करेंगे सब्ट्रैक्शन, यानी कि सेम। अगर राइट और राइट होता तो आप करेंगे सब्ट्रैक्शन, लेकिन अगर लेफ्ट और राइट होता तो एडिशन, राइट और लेफ्ट होता तो एडिशन। ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। कुछ समझ आया? यस। अब यहाँ पर 6th है और वहाँ पर 15th है। 6 और 15th, यहाँ भी लेफ्ट है यहाँ भी लेफ्ट है, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। 15 में से 6 चला गया, कितना हो जाएगा, 9। 9 किस एंड से, लेफ्ट हैंड से। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका आंसर वही आ जाता। डन। तो एक तो बेसिक प्रोसीजर ये है कि आप डायरेक्टली काउंटिंग कर लीजिए, और दूसरा प्रोसेस ये भी है कि काउंटिंग ना करें, आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी होने वाला वो कर लीजिए। क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार ये वर्ड एंड गिवन होता है, कई बार ये वर्ड एंड नहीं गिवन होगा। जब वर्ड एंड नहीं गिवन होगा तो फ्रॉम कंसीडर कर लीजिएगा, जो फ्रॉम लिखा होता है वो रिप्रेजेंट कर देता है एंड को इस क्वेश्चन में। डन। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद करते हैं कुछ दूसरी चीज पूछी गई होंगी। ओहो हो, वो तो मैंने लिया ही नहीं इस स्लाइड में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं क्या लिखा है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट। पैरा कितने नंबर्स है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो अपन उधर चलेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कितने नंबर्स है। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड, जिसके तुरंत पहले बाय अ कॉन्सोनेंट, मतलब एक नंबर लिख लिया जिसके पहले कॉन्सोनेंट हो, प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, लेकिन उसके बाद जस्ट आगे कोई लेटर नहीं होना चाहिए। तो सुनो, एक ये कॉन्सोनेंट और नंबर तो होगा, अब इसके बाद यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो जाए चलेगा, नंबर हो जाए चलेगा, सिंबल हो जाए चलेगा, क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इमीडिएटली फॉलोड, सॉरी नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। इसका मतलब कॉन्सोनेंट भी नहीं चलेगा, यहाँ पर नंबर हो तो चले और स्टार हो तो चले या खाली हो। तो अपन एक पेयर फाइंड करेंगे, कॉन्सोनेंट नंबर, इधर खाली, इधर यहाँ पर स्टार, इधर 9, कुछ भी, बस क्या नहीं होना चाहिए, लेटर नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फाइंड करके, आइए देखते हैं फाइंड करके क्या ऐसा है। तो पहले हम किसको टारगेट करेंगे, नंबर्स को, ऑफ कोर्स नंबर। अब सुनो, ये नंबर है, नंबर के पहले कॉन्सोनेंट है, उसके बाद लेटर है क्या, नहीं है, ये एक पेयर बन गया। अच्छा ये नंबर है, इस नंबर को प्रीसीड लेटर कर रहा, नहीं, पेयर नहीं बनेगा। और राइट, आगे बढ़ते चलते हैं। ये नंबर है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, डन, यस, इसके बाद लेटर तो नहीं है ना, दूसरा पेयर बन गया, सेकंड पेयर। यहाँ पर ये लेटर है उसके पहले नंबर के, लेकिन बाद में तो लेटर आ गया ना, नहीं है पॉसिबल। ये नंबर है और नंबर के पहले लेटर है प्रेसिडेड बाय, बाद में नंबर है, तीसरा पेयर। क्या 8 से बनेगा, नहीं बनेगा भाई, इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय लेटर चाहिए, इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट चाहिए, नहीं है, नहीं बनेगा। और आगे देख लीजिए, प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट नहीं है, नहीं बनेगा। प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट और बाद में लेटर नहीं है, एक और पेयर बन गया। इसके पहले नहीं है, इसके पहले प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट तो है और बाद में लेटर नहीं बनेगा। समझ आ रहा है क्या कैलकुलेट करना है। देखो अल्फाबेटिकल सीरीज में इसलिए बहुत सिंपल कहता हूँ, लेकिन ट्रिकी, आपको उसने जो बोला है, जो काम कह रहा है, दिमाग में ऐसा मान लीजिए कि आप एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय है, आपको बोला गया ये करो, आपको पसंद है, करने का मन है, नहीं है, आपने करना है। क्यों? क्योंकि आपने अपना पर्टिकुलर टाइम, आपने पर्टिकुलर आवर्स, आपने वो पर्टिकुलर डे का वो शेड्यूल टाइम किसी और के नाम कर रखा है, बदले में अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के। सेम कंडीशन यहाँ पर है, वो जो बोल रहा है वो कर दीजिए, आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, हवा में रह जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड। कितने सिंबल है, फॉलोड बाई लेटर, जिसके बाद लेटर हो, बट नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई नंबर। आई थिंक अब आप फाइंड कर लोगे क्या कह रहा है। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। बोला गया है
सिंबल्स, एक सिंबल अपन ये मान लेते हैं, डन। हाउ मेनी सिंबल्स फॉलोड बाय लेटर, जिसके बाद में कोई भी लेटर हो, बट नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय नंबर, जिसके पहले नंबर्स नहीं होने चाहिए। अब अगर नंबर ना हो तो इसके पहले लेटर हो जाए, इसके पहले स्पेशल कैरेक्टर, इसके पहले कुछ ना हो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बात समझ आ रही है, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? तो आपने यहाँ पर इस पेयर को टारगेट करना है, जितने भी होंगे वो, एंड मेक श्योर उसके पहले खाली हो, उसके पहले अल्फ़ाबेट हो, उसके पहले सिंबल्स हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, उसके पहले नंबर्स नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो हमें ऐसा पेयर फाइंड करना पड़ेगा। डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्या बोला है, मैंने आपको ये सेगमेंट बताया था, क्या बोला है। इफ वी रिमूव, बहुत ध्यान से पढ़ना, इफ वी रिमूव ऑल द नंबर्स फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, नंबर, लेटर्स और सिंबल्स में से ऑल द नंबर्स गिवन अरेंजमेंट में से एलिमिनेट कर देना, अब नंबर्स की काउंटिंग नहीं करेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब रिमेनिंग सिंबल्स और अल्फाबेट में से फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से पांचवा है। तो अब हमें इस एंड से काउंट करते हुए पांचवें पे पहुंचना है, बट मेक श्योर नंबर की काउंटिंग नहीं करनी है। तो राइट एंड से पांचवा लेकिन नंबर की काउंटिंग नहीं, देख लेते हैं कौन कौन सा हो सकता है। तो राइट एंड से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट कर दे क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? क्यू। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। डन। समझ आई बात? मतलब उन्होंने जो बोला कि भाई इसको छोड़ दो, छोड़ दिया, इसको ले लो, ले लिया, इसकी काउंटिंग कर लो, कर लिया, राइट से कर लिया, लेफ्ट से कर, मिडिल से जहां से बोले कर लिया। डन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? यस। अब देखिए इसका एक पैटर्न ये भी होता है। इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। बोला है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन, अच्छा ठीक है, इस 5 में से जो 4 है उसकी अरेंजमेंट सेम होगी और एक की डिफरेंट होगी। तो मैं फिलहाल DC6, चूंकि क्वेश्चन पीछे वाले स्लाइड पे चलना पड़ेगा, उधर ये स्लाइड बनाते हुए थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, क्वेश्चन सारे स्लाइड पे लेना चाहिए, तो जो आसान लग रहा है वो मैं चेक कर लेता हूँ। DC6 9ZQ और 5P1, DC6 9, हाँ इस पे आना है, हाँ क्या करना है, चेक करना है, किसको किसको, DC6 9ZQ 5P1, ये तीन ही क्यों लिया, अरेंजमेंट पता चल जाता है अपने को। अच्छा अब देखते हैं DC6, डी कहाँ है, डी कहाँ है भाई, ये रहा डी, ये रहा सी, ये रहा 6, तीनों एक साथ का ही है। 9ZQ, ये रहा 9, ये रहा Z, ये रहा Q, ये पेयर। मतलब अब देख लो सिंपल, ये जो दोनों पेयर है ना वो ऐसा लिया गया है कि ये तीनों जहाँ कहीं रखा है उससे 3 लेटर्स निकाल लिया गया है। P51 भी ऐसा ही है। तो बचे हुए जो 2 पेयर है उसमें कोई एक ऐसा पेयर होगा जिसकी अरेंजमेंट सेम नहीं होगी। अब इसमें करना क्या है, इसमें आप बेसिकली ध्यान रखिएगा कि जब अपन अरेंजमेंट की बात करते हैं, जैसे मैंने क्या देखा, पोजीशनिंग देखी है, इसकी पोजीशन तीनों की एक साथ है, इसकी पोजीशन एक साथ है, वैसे इसकी पोजीशन एक साथ है। कोई एक ऐसा पेयर होगा जिसमें तीनों लेटर्स एक साथ नहीं होंगे या उसके अरेंजमेंट में कुछ एक्सचेंज होगा, बस वही डिफरेंट होता है। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं क्या, ऑड वन आउट, वो ऑड वन आउट है। अब इस स्लाइड में एक क्वेश्चन है तो नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर वो क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, उसके बाद अपन देखेंगे आगे। अच्छा टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 1 2 3 4, मैंने क्यों काउंट किया, क्यों 34 लेटर्स है। अब इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है, बोला जाएगा आउट ऑफ दिस गिवन अरेंजमेंट फर्स्ट हाफ को क्या कर दो, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दो, क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ध्यान से समझिएगा जो बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आपने क्या करना है, आउट ऑफ दिस गिवन अरेंजमेंट जो फर्स्ट हाफ है उसको रिवर्स कर दो, देन काउंट विच लेटर विल बी फिफ्थ to the left of 18th
फ्रॉम राइट एंड। देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया और बहुत शानदार क्वेश्चन कोशिश करी है ताकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा ही दूं, आगे बढ़ने की ज़रूरत न हो। डन। 5th टू द लेफ्ट और 18th फ्रॉम राइट। अच्छा यहाँ पर राइट है, यहाँ पर लेफ्ट है, क्या करोगे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन? एडिशन करना पड़ेगा। राइट हैंड से 18वां और उसके आगे ये, तो ये 18 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 23। किस एंड से? राइट हैंड से। राइट हैंड से 23rd। अब एक बात बताओ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पहुंच गए 17। अब मैं यही क्यों रुका? क्योंकि बच्चों दो हाफ है, एक ये अलग हाफ है, एक ये दूसरा हाफ है। क्या मैं 23 आगे काउंट कर लूं? आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बात कही है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स करना है। रिवर्स करने का क्या मतलब है कि ये जो 1 है अब इस n की पोजीशन पर और ये n 1 की पोजीशन पर, ये जो p है 4 की पोजीशन पर और 4p, क्या ये करना जरूरी है? नहीं, अपने को पता तो चल ही चुका है ना कि ये n और 4 इस पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। तो 17 काउंटिंग कर ली थी, कहां तक? यहां तक। कहां तक काउंट करना? 23 तक। तो काउंटिंग तो ऐसा ही करेंगे 18 19 20, लेकिन अब इस जगह पर कौन आ जाएगा? रिवर्स के बाद ये। तो काउंट कर लेते हैं 18 19 20 21 22 23 और करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाता? जे। ऑल्दो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं। ये कई बार लिखा जाता है, ठीक है। कई बार सेकेंड हाफ रिवर्स करा देगा, कई बार फर्स्ट हाफ रिवर्स करा दिया, रिवर्स करने के बाद पोजीशनिंग कर लेगा, कुछ भी पॉसिबल है। तो मेरे बच्चों ये था आपका प्रेसिडेंट फॉलोड, जो कि आपके सिलेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, राइट। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ये टॉपिक, और प्रोबेबली ये लास्ट टॉपिक होगा। और इसके बाद चूंकि एक टॉपिक ऑलरेडी अपन इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं, दूसरा अल्फाबेटिकल सीरीज कंप्लीट होने वाला है, तो दोनों को मिला के एक कंबाइंड टेस्ट भी मैं कराने वाला हूँ, जो होगा संडे को, और वो अपन करेंगे लाइव, राइट। सो लेट्स स्टार्ट सेशन को। और देखिए क्वेश्चंस में आपके सामने क्या है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा? फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द 5 वर्ड्स। यहाँ पर ये कुछ 5 वर्ड्स गिवन है। ये फर्स्ट वर्ड है क्या? मीन्स। ये आपके 5 वर्ड्स है, हो सकता है कुछ मीनिंगफुल हो, कुछ नॉन मीनिंगफुल हो। क्यों? क्योंकि ये अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स है। अच्छा, इफ द गिवन वर्ड आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी। बेसिकली क्या कह रहा है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। कर देते हैं भाई, आपने कहा अल्फाबेटिकल में कर देते हैं अरेंज। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन्होंने एक क्लियर भी बात कही है, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब जो सबसे छोटा वर्ड होगा वो सबसे लेफ्ट में, और जो सबसे बड़ा वर्ड होगा वो सबसे राइट में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी द 5th फ्रॉम लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड से 5 में से 1 2 3 4 5 अगर अरेंज करेंगे, इसका मतलब इस पोजीशन पे पूछ रहा है। और इस पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा? जो वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिलहाल 5 में सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वही तो बाद में होगा। तो देखते हैं कैसे पता करना, आपको ऑलरेडी मालूम है। इसकी शुरुआत है P से, इसकी N से, इसकी C से, इसकी R से और इसकी M से। अब ये फर्स्ट लेटर से ही तो अगर सारे डिफरेंट है तो आपको ये पता चलने वाला कि कौन सा वर्ड डिक्शनरी में पहले आएगा, कौन सा डिक्शनरी में बाद में आएगा। तो इसमें देखें तो C सबसे पहले आएगा, उसके बाद M आएगा, देन N आएगा, देन P आएगा, और देन कौन सा वर्ड आएगा जिसकी शुरुआत R से हुई है? ये राइट में 5वें पोजीशन पे हो जाएगा। लेफ्ट हैंड से काउंटिंग शुरू करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। इतना ही ईजी होता है ये सेगमेंट, कुछ नहीं होता है इसमें, बहुत सिंपल। लेकिन कई सारे हम थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं, वो आगे आने वाले क्वेश्चन में दिखेगा, और बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज को इजी लेके प्रैक्टिस ना करके। तो ये हम कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि पूछा क्या जाता है, दूसरा ये समझ में आए करना कैसे है। नेक्स्ट सेम है, इफ द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसे जो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि आपके पास जो वर्ड्स है, क्या है? जो वर्ड्स है उसको अरेंज कर दीजिए। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि पर्टिकुलर वर्ड्स में जो लेटर्स था, क्या है? जो लेटर्स है पहले उसको अरेंज करें। तो बेसिकली क्या कह रहा है? अगर ये वर्ड मैं मिंट्स ले लूँ तो इसमें अरेंज करूँगा तो क्या आ जाएगा? IMNST। अब हमसे ये अरेंजमेंट बोल रहा है। डन कर देंगे। पहले आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा है? देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड। और कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेगा? तो क्या ये IMNST मीनिंगफुल वर्ड है? नहीं।
अब देख लेते हैं RAGAC, सबसे छोटा कौन सा है A, उसके बाद कौन सा है E, उसके बाद कौन सा है G, फिर कौन सा है R, फिर कौन सा है S। क्या ये मीनिंगफुल है? आप कहोगे सर नहीं, फिलहाल तो दूसरा भी मीनिंगफुल नहीं बना। तीसरा हमारे पास ये है ना। इसमें सबसे छोटा है C के बाद कौन सा आएगा L के बाद कौन सा आएगा STU। क्या ये मीनिंगफुल है CLSTU? आप बोलोगे सर नहीं, ये भी मीनिंगफुल नहीं है। कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई? हैंग कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा ये। अब इसमें अगर आप देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा लेटर है A के बाद कौन सा आ जाएगा G के बाद कौन सा I के बाद कौन सा N, फिर ये कौन सा S। क्या ये मीनिंगफुल वर्ड है? आप कहोगे सर नहीं। अब हमारे पास बचा ये, इसमें सबसे कौन सा है छोटा लेटर E के बाद कौन सा हो जाएगा M के बाद क्या हो जाएगा O, फिर क्या हो जाएगा P और फिर क्या हो जाएगा T। अब ये EMOPT, ये हमने उन्होंने जो अरेंजमेंट बोली है, पहले क्वेश्चन में बोला था वर्ड्स को अरेंजमेंट करो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब वर्ड्स नहीं बोला, अब बोला कि वर्ड्स के अंदर लेटर्स की अरेंजमेंट करिए, और बच्चे यही गलती कर जाते हैं कई बार। तो हमने वो भी अरेंजमेंट कर दिया, और ये अरेंजमेंट के बाद हमने देखा कि क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। हमने कहा देखो भाई फिलहाल तो नहीं बन रहा है, तो हम आंसर कौन सा करने वाले हैं? नन। अब मैं यहाँ पर समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जल्दी सॉल्व करते हुए कि वर्ड्स की अरेंजमेंट कह रहा है या वर्ड्स के अंदर लेटर्स की अरेंजमेंट कह रहा है। कई बार बच्चे लेफ्ट टू राइट या अरेंजमेंट असेंडिंग डिसेंडिंग ये देख लेते हैं, वर्ड्स अरेंज कर दिया और उसमें गलती हो जाती है। और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ऐसा आप में से भी कई सारे लोग करोगे ज़रूर, और उसी से बचना है आपने। नेक्स्ट क्या लिखा है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। पहले इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट लेटर थर्ड वर्ड, इट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड में फर्स्ट लेटर कौन सा है C लेफ्ट हैंड, एंड लास्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट। फ्रॉम राइट से मतलब ये, और इसका लास्ट कौन सा है S। दोबारा ध्यान से देखिए इसको, इसमें इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि भाई फर्स्ट लेटर लो, ले लिया किस वर्ड का थर्ड वर्ड का, चेक कर लिया किस एंड से लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से थर्ड वर्ड ये है और इसका फर्स्ट लेटर सीधा हमने निकाल लिया, एंड द लास्ट लेटर हमने निकाला किसका सेकंड वर्ड, किस साइड से राइट साइड से, राइट साइड से सेकंड वर्ड और लास्ट लेटर कौन सा S। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स है, तो C की पोजीशन कितनी हो जाती है थर्ड, S की कितनी 19, इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स हो जाएंगे 15। अच्छा कई सारे बच्चे 16 बोल सकते हैं मुझे पता है, लेकिन 16 नहीं होगा, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कई सारे टाइम बच्चे 16 कर देते हैं। 16 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 में 16 ऐड करोगे तो 19 आएगा, लेकिन वो 19th पोजीशन S तो खुद ही हो जाएगा ना, हमें वो नहीं काउंटिंग करनी, ना तो इसको ऐड करना ना तो इसको, इसके बीच में जो लेटर्स है उसकी हमें एडिशन करनी है। समझ आया बात, वो हटा लीजिए आपका आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D। डन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो देखो अभी तक जो तीनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किया, मैं बेसिकली उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इजी सेगमेंट है, बहुत इजी सेगमेंट है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। बच्चे अटकते वहीं या गलती वहीं कर देते हैं जब वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। बस ये, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो क्या बोला, फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड फ्रॉम लेफ्ट, तो फ्रॉम लेफ्ट फर्स्ट लेटर कौन सा है M फर्स्ट वर्ड का, ओके, एंड लास्ट लेटर ऑफ लास्ट वर्ड फ्रॉम राइट। अब राइट से ध्यान से देखना, राइट से फ्रॉम राइट लास्ट वर्ड, तो राइट से अगर लास्ट वर्ड का मतलब है, इसका मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। लेफ्ट से फर्स्ट बोला है और राइट से लास्ट बोला है, लास्ट वर्ड फ्रॉम राइट अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो हमारे पास M है और S है, और इसके बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे वो एक बार ध्यान देखिएगा। तो M के बाद N है, N के बाद O है, P Q R S कितना हो जाएगा 1, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें नन ऑफ दीज, क्योंकि 1 ऑप्शन में नहीं है। डन।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ लास्ट वर्ड फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से लास्ट वर्ड कौन सा, 1 2 3 4 5, यानी कि लेफ्ट से लास्ट वर्ड ये है। देन अच्छा, लेफ्ट से लास्ट वर्ड का फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, लास्ट वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, इसका मतलब पी हमसे क्या बोला गया है, पी को निकाला, हमने निकाल लिया। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट, अच्छा फिर से लेफ्ट से सेकेंड वर्ड ये हो गया और इसका फर्स्ट लेटर आर, तो हमसे बोला गया पी और आर। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट एंड, तो आपके पास पी और आर के बीच में कितना, एक ही है, सो आंसर इज 1। क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पर मैं दो चीज़ें आपको बहुत सिंपल वे में लेकिन टिपिकल है समझाता हूँ। हमसे बोला गया लेफ्ट से पहला लेटर हमने कौन सा काउंट कर दिया, मीन्स। हमसे बोला गया लेफ्ट से सेकंड लेटर हमने कौन सा काउंट कर दिया, ये। और हमसे बोला गया लेफ्ट से लास्ट लेटर हम कौन से पे पहुंचे, इस पे, लेफ्ट से। अब एक बात बताइए, अगर मैं यही बात आपको दूसरे पैटर्न से बोलूं, मैं बोलूं राइट से फर्स्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, दिस वन। राइट से सेकंड वर्ड कौन से, दिस वन। और राइट से लास्ट वर्ड कौन सा, दिस वन। समझ आ रही बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि लेफ्ट से तो एज यूजुअल काउंटिंग कर लेते हैं। लेफ्ट से बोला जाए कि लेफ्ट से लास्ट वर्ड बताओ भाई, तो लेफ्ट से लास्ट वर्ड अपन करके इस पे आ जाएंगे, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ राइट से लास्ट वर्ड, तो हम इसी को कंसीडर कर लेते हैं कि अच्छा राइट से लास्ट वर्ड तो नहीं, ये राइट से पहला वर्ड है। राइट से जब आप काउंटिंग शुरू करोगे तो ऐसा थोड़ा करोगे 5 4 3, ऐसा नहीं, आप यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि आपकी काउंटिंग की पोजीशन बदल दी गई है, पहले लेफ्ट से दी गई थी और बाद में राइट से। इतना सिंपल सा चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो जो भी बेसिक चीज़ें मैंने इन 5 क्वेश्चंस में आपको बताया है उसको ध्यान रखिएगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कभी भी गलती आपकी नहीं होगी, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। डन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर उस लेवल पे सही लग रही है जिस लेवल पे बैंकिंग में प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ सब्सक्रिप्शन का। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करिए। पर मैं आपको कराऊंगा कुछ मिसलेनियस पार्ट। बेसिक पार्ट इट मीन्स चैप्टर नंबर वीडियो नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं, पेयर फाउंडिंग, पेयर फॉर्मेशन का, वर्ड्स मेकिंग का। दूसरे में हमने प्रेसिडेंट फॉलोड पढ़ लिया था और तीसरे में मैंने आपको ग्रुप ऑफ लेटर की कंडीशन बता दी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मिसलेनियस। तो बेसिकली मिसलेनियस का क्या मतलब है कि हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। डन। तो चलते हैं और देखते हैं क्या है इस मिसलेनियस पार्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, लेकिन एक बार फिर से मैं सॉल्यूशन करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को इजी समझ के बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ नहीं कर रहे हैं तो इस चैप्टर को सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्क्स दिलवाता है जहाँ मार्क्स कटवा भी लेता है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन ही प्रॉपर रीड नहीं करते ईजी होने के लिए। सिर्फ सीरियस किसको लेते हैं, पजल, किसको, सिटिंग अरेंजमेंट, थोड़ा बहुत सीलॉग्स, ऐसा कर लेते हैं। बट नहीं, इन द वर्ड रीजनिंग इफ ऑल कॉन्सोनेंट आर रिटन, सारे ही किसको टारगेट कर रहा है, कॉन्सोनेंट को, आर रिटन एज देयर प्रीसीडिंग लेटर्स। प्रीसीडिंग का क्या मतलब, जो उसके पहले आया हुआ हो। आप पहले मैं इसको यहाँ लिख दूँ, हमारे पास ये वर्ड है REASONING, रीजनिंग। सारे ही कॉन्सोनेंट को प्रीसीडिंग लेटर्स, इसका मतलब इस R को करें Q, इस S को करें क्या R, N को करें क्या M, इसको भी M और इसको कर दिया F। जितने कॉन्सोनेंट है सबको प्रीसीडिंग लेटर में बदल दिया हमने। डन। ओके। एंड ऑल द वोवेल्स आर रिटन एज देयर सक्सीडिंग लेटर, और जितने भी वोवेल्स है उसको सक्सीडिंग यानी कि उसके आगे वाले लेटर से बदल देना है। तो E का क्या हो जाएगा F, A का क्या हो जाएगा B, O का क्या हो जाएगा P, I का क्या हो जाएगा J। उन्होंने जो बात कही बिना किसी डिसएग्रीमेंट, बिना किसी रिटोर्शन के, डायरेक्टली हमने वो चेंजेस कर दिए। अब बोल क्या रहा है, देन हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन द न्यू वर्ड, इसमें कितने वोवेल है। अगर आप काउंटिंग करोगे और ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर वर्ड में एक भी वोवेल रिमेनिंग नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज नन। इतना सिंपल है। अब ये क्वेश्चन मैंने स्लाइड में क्यों शामिल किया और क्यों सॉल्यूशन आपका करवा रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि यहाँ पर जो इसके लिए क्या लिखा है, प्रीसीडिंग, और यहाँ पर
एक वर्ड के लिए क्या लिखा है, सक्सीडिंग, जिसमें आप गलती करते हो वो, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब किसी भी लेटर से प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले का, और सक्सीडिंग या कई सारे टाइम फॉलोड यूज़ किया जाता है, इसका मतलब उसके आगे वाले का। ध्यान रहेगा, आई होप रहेगा, और आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, इसमें एज सच बहुत खास नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द नंबर, ये एक नंबर है अपने पास, मैं उसको थोड़ा बड़े राइटिंग में लिख देता हूँ आपके लिए, आसानी से आपको समझ में आ जाए। क्या आ जाए, 6 4 7 9 3 2 5 8। इफ द नंबर 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 4 डिजिट, इन्होंने बोला कि फर्स्ट 4 डिजिट से 1 सब्ट्रैक्ट करो, अपन क्यों, अपन कर ही देते हैं। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये 8 सब्ट्रैक्टेड, एंड 1 इज एडेड टू लास्ट 4 डिजिट, 1 ऐड कर देते हैं, 4 3 6 एंड 9। देन विच अमंग्स द फॉलोइंग डिजिट्स इज आर रिपीटेटिव, तो कौन सा डिजिट है जो एक से ज़्यादा बार आया है। अब आप इसमें देख लीजिए कौन कौन सा डिजिट है जो रिपीट हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि 6 रिपीट हो रहा है, और कौन सा रिपीट हो रहा है, 6 के बाद 3 रिपीट हो रहा है, और कोई भी रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, प्रोबेबली 6 और 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 6 and 3, सो द करेक्ट आंसर इज 3 and 6। डन। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, ऐसा कुछ भी तो नहीं, लेकिन सॉल्यूशन करके बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये पता रहे कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जो ईजीएस्ट टॉपिक रीजनिंग का माना जाता है, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जिसका सॉल्यूशन आपके लिए करना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या लिखा है समझिए इसको। इफ़ द डिजिट्स इन द नंबर, इसमें क्या है ये, 4 2 1 6 8 6 7 4 are arranged in the descending order from left to right। डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट, डिसेंडिंग आपको पता ही है, बढ़ते से घटते हुए। मैं कुछ सोचूंगा नहीं, मैं पहले करूंगा, बड़े सारे टाइम में आपको ये बताया जाता है कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए थिप करिए, नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और साथ साथ में हैंडलिंग करना शुरू करिए। तो आपके पास यहाँ पर 8, देन है 7, देन है 6, देन अगेन 6, देन 4, देन 2 एंड देन 1 कर दिया हमने। To the right, then what will be the product of digit which are third from left? Third from left it means 6 की बात की जा रही है, and fourth from right hand, and first second third fourth इसकी बात की जा रही है, and 6 4 जा क्या हो जाएगा 24। so the correct answer is option number A 24। समझ पा रहे हैं आप? आई होप बहुत सिंपल वे में आप क्लियर कर पा रहे होंगे, इसमें एज सच कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता हो, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। राइट, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, देखिए अब क्वेश्चंस ऐसे ही आते रहेंगे मिसलेनियस वाले। एक क्वेश्चन में और सॉल्व करता हूँ और फिर आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। क्या लिखा है, इफ द नंबर दिस वन 6 3 1 4 3 2 1 4, ये नंबर उन्होंने बोला, हमने लिख दिया। क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ 1 आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 2, एडिशन ऑफ 1 आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन ईच ऑफ द ऑड डिजिट। इसका मतलब जितने भी ऑड डिजिट है, किसकी बात कर रहा है, 3 1 3 और 1 की। इसमें हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है। इसका मतलब ये 3 7 में, ये 3 में, ये 7 में और ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सब्ट्रैक्ट 3 आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन ईच ऑफ द इवन डिजिट, और इवन डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस, इसका मतलब 6 2 जा 12 और -3 9, 4 2 जा 8 -3 5, 2 2 जा 4 -3 1 एंड 4 2 जा 8 -3 क्या हो जाएगा 5। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ मेनी डिजिट्स आर अपीयरिंग इन न्यू नंबर्स। इसमें कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो ऑलरेडी इसमें था और वो दूसरे में आ गया। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग इन न्यू नंबर। तो आप एक बार चेकआउट कर लो, प्रोबेबली इसमें 3 एंड 5, एक और 2 नंबर ऐसा है जो रिपीट कर रहा है। क्या इसके अलावा और कोई भी है, 7 भी है, 3 है, 5 है और 7 है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 3, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यस, वीडियो में वो वाइब्रेंसी नहीं आ रही, मतलब डार्क सो ये था आपका
ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड मिसलेनियस जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो, और आई होप आपको लगा भी होगा और ये होता भी बहुत ईजी है, बट मेरी जिम्मेदारी है कि आपको पूरा सिलेबस एकदम पूरे एनर्जी फुल सेटिस्फैक्शन के साथ आपको पढ़ाऊँ ताकि आप क्लियर कर पाओ जो भी चीज़ें इसके अंदर आती है वो। राइट, कंप्लीट करते हैं ये लेक्चर यहीं पे, और अब मतलब संडे को आपको मिलेगा एक प्रॉपर टेस्ट जिसमें हमने इनइक्वालिटी पढ़ लिया और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ लिया। इनइक्वालिटी के भी 10 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के 10 क्वेश्चन, दोनों मिलाकर 20 क्वेश्चन हो जाएंगे और वो 20 क्वेश्चन का रहेगा टेस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर उस लेवल पे सही लग रही है जिस लेवल पे बैंकिंग में प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ सब्सक्रिप्शन का। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।